नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 पे है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये मैं आज कराऊंगा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज भी दी गई है, नई एंट्रीज है जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में नहीं आई, जो हमने प्रीवियसली किए हैं। तो इस सम को आप ध्यान से देखना, पूरा देखना, ताकि आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2 किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसमें ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग स्टॉक का रहेगा वो आपको ध्यान से समझना है। दूसरी बात, इस ट्रायल बैलेंस में आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिया गया है, तो उसके कैसे इफेक्ट आएगी वो हम देखेंगे। और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था उसमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व दोनों थी, और एडजस्टमेंट में भी बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दोनों दी गई थी। तो इसकी इफेक्ट हमने कैसे देखी थी कि ट्रायल बैलेंस जो है उसकी बैड डेट और बैड डेट रिजर्व की इंफॉर्मेशन सिर्फ P&L अकाउंट में आएगी। जब हम अदर एक्सपेंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें ट्रायल बैलेंस की बैड डेट और बैड डेट रिजर्व जो है उसकी एक इफेक्ट P&L अकाउंट में देंगे, उसकी इफेक्ट डेटर्स में नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, एडजस्टमेंट में जो बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व दिए गए हैं, जो अभी हम देखेंगे, एडजस्टमेंट में जो दिए गए हैं उसकी इफेक्ट डेटर्स में भी आएगी और P&L अकाउंट में भी आएगी। ठीक है, ये एक सिंपल जो प्रिंसिपल आपको याद रखना है। ट्रायल बैलेंस में जो दिया गया है बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, वो P&L अकाउंट में उसकी एक इफेक्ट, और एडजस्टमेंट में जो दी गई है उसकी दो इफेक्ट, डेटर्स में और P&L अकाउंट में। वो जब आएगा तो हम उसका कैलकुलेशन भी देखेंगे। अभी डेबिट साइड, अभी पहले तो टाइटल देख लेते हैं क्या दिया गया है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रतीक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। प्रतीक लिमिटेड की एक ट्रायल बैलेंस दी गई है। डेबिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों चीज़ें जो नॉन करंट असेट्स में आएगी। फिर परचेजेस जो P&L अकाउंट में आएगा, कैश एंड बैंक करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नॉन करंट असेट्स में आएगा। बैड डेट्स जो है उसकी एक इफेक्ट हम P&L अकाउंट में देंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये कंट्रीब्यूशन है यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं PF में, तो वो आएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में, जो हम P&L अकाउंट में लिखेंगे उसमें ये ऐड होगा। ऑफिस एक्सपेंस जो है अदर एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी। ऑडिट फ़ी अदर एक्सपेंस में आएगा। डायरेक्टर्स फ़ी भी अदर एक्सपेंस में हम इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो फिनेंशियल एक्सपेंस में, जो फिनांस एक्सपेंस लिखते हैं उसमें आएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, अगर डिबेंचर दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, यानी कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया है, तो आपको उसकी इफ़ेक्ट जो है वो दो तरीक़ों से देनी पड़ेगी। एक तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी लिखोगे, जो करंट लाइबिलिटी से उसमें एक इफेक्ट दोगे, और दूसरी इफेक्ट आप P&L अकाउंट में दोगे। किसकी? डिबेंचर इंटरेस्ट की। ये हिडन एडजस्टमेंट रहेगा, आपको कहीं पे भी कहा नहीं गया होगा। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी दिया गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इसलिए उसकी एक ही इफेक्ट आएगी जो हम P&L अकाउंट में फिनांस कॉस्ट में लिखेंगे। उसमें उसकी दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के तौर पे नहीं देंगे। देन आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो था उसमें कहा था कि फाइनल अकाउंट्स में कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनीज एक्ट जो है वो अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को एज अ असेट्स कंसिडर नहीं करता। अगर आपको याद हो तो हम बैलेंस शीट जो फाइनल प्रिपेयर करते हैं उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट साइड जो है वो मेंशन करते थे, लेकिन अभी वो जो रूल है वो निकल गया है, यानी कि अब उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को असेट्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो फिक्टिशियस असेट्स हम कंसिडर करते हैं वो अब नहीं किया जाएगा। तो उसको आपको P&L अकाउंट के लिए जो हम रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करेंगे, नोट जो हम प्रिपेयर करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जो बैलेंस शीट में हम लिखते हैं, उसमें हम P&L अकाउंट भी लिखते हैं। सो P&L अकाउंट की डिडक्शन की कॉलम जो रहेगी उसमें आपको ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख देना है, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो P&L अकाउंट के प्रॉफिट में से उतना माइनस हो जाएंगे, यानी कि इनडायरेक्टली हम वो राइट ऑफ करेंगे। उसका भी कैलकुलेशन देखेंगे। इसके लिए अगर आपको एडजस्टमेंट दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो भी आपको हिडन एडजस्टमेंट के रूप में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट राइट ऑफ कर ही देने हैं। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये आपकी असेट्स हो गई।
डेटर्स जो है करंट असेट्स में आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ट्रेड रिसीवेबल के हेडिंग के नीचे हम लिखेंगे। स्टॉक 1/4/2019 का दिया गया है, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है। और गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स। देन आफ्टर क्रेडिट साइड देख लेते हैं कौन सी चीज़ें दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये दोनों चीज़ें प्लस होगी, क्योंकि शेयर फॉर फीचर जितना आपने की है उतना कैपिटल जो है वो रहेगा, उतना अपना फॉर फीचर जो है वो किया है। तो इक्विटी और शेयर फॉर फीचर दोनों ऐड करके हम उसकी एक नोट भी प्रिपेयर करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो रिजर्व सरप्लस में आएगा, कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस में, और जनरल रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस में आएगा। ये नोट जो हम प्रिपेयर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देन आफ्टर प्रोविडेंट फंड जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हम करंट लायबिलिटीज़ में लिखेंगे उसमें। देन आफ्टर 10% डिबेंचर जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, और यू कैन से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसका हम एडिंग देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, उसमें डिबेंचर्स आएगा। देन सेल्स जो है वो P&L अकाउंट में हम लिखेंगे ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत। देन आफ्टर क्रेडिटर्स जो है वो हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़ में, और उसका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा ट्रेड पेबल्स। देन आफ्टर बिल्स पेबल है वो भी ट्रेड पेबल्स की नोट में आएंगे, यानी कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का टोटल करके फिर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स के रूप में। देन आफ्टर P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। देन पब्लिक डिपॉजिट, ये डिबेंचर्स के साथ आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया गया है, यानी कि आपने पब्लिक के पास से लोन या डिपॉजिट्स जो है वो ली है। देन आफ्टर सन्ड्री इनकम, या सन्ड्री इनकम यानी कि अदर इनकम्स जो है वो हम सेल्स के नीचे, यानी कि ऑपरेशन फॉर्म रेवेन्यू के नीचे जो अदर इनकम लिखते हैं P&L अकाउंट में, वो अदर इनकम में ये सन्ड्री इनकम आएगी। फिर बैड डेट रिजर्व, ये बैड डेट रिजर्व जो है ट्रायल बैलेंस में 24,000, ये आपके पास प्लस यानी कि रिजर्व बैलेंस है, ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये आप याद रखना। जब P&L अकाउंट में अदर एक्सपेंस में बैड डेट का कैलकुलेशन करेंगे तब ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। एक्सपेंसेस में से ये क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्लस बैलेंस जो है वो माइनस करोगे तो रिमेनिंग जो एक्सपेंसेस रहेंगे बैड डेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो बैड डेट का रिमेनिंग एक्सपेंस जो है वो हम लिखेंगे, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस है 1,35,00,000। उसके बाद एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आफ्टर considering the following information, prepare the final accounts as per the schedule 3 of the Companies Act 2013। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट एडजस्टमेंट है, वहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है, कंपनी कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो फॉलो करती है, यानी कि अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है तो कंपनी वो कम हुई यानी कि वो रिड्यूस वैल्यू कंसिडर करेगी क्लोजिंग स्टॉक की। अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनी वो इंक्रीज हुई वैल्यू यानी कि वो बढ़ी हुई वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी कैलकुलेशन में, ये याद रखना। कंजर्वेटिव अप्रोच, कम होता है तो आप उसको इंक्लूड करो ताकि इन फ्यूचर आपको इतना लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, से फॉर एग्जांपल 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक अब 15,000 का हो गया, तो वो एक्स्ट्रा 5,000 आप कंसिडर नहीं करोगे, आप 10,000 ही कंसिडर करोगे, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच हम जो है वो फॉलो करते हैं कि शायद 15,000 ना भी हुआ हो, अगर हम 15,000 कंसिडर कर लें यानी कि 5,000 का इंक्रीमेंट अभी कंसिडर करें, वो फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो वो इंक्रीज हुई वैल्यू से, तो वो हम नहीं लेना चाहते। इसलिए इंक्रीमेंट इन द स्टॉक यानी कि जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो आप कंसिडर नहीं करोगे, जितनी डिक्रीज होगी वो आप कंसिडर करोगे। तो एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे आपको बुक वैल्यू दी गई होगी और मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम वैल्यू है वो आपको लेनी है। से फॉर एग्जांपल जो बुक वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस 10,000 है, मार्केट वैल्यू 20,000, तो आपको कम वैल्यू की कौन सी वैल्यू कम है, 10,000 यानी कि कॉस्ट वैल्यू, तो आप वो कंसिडर करोगे। सेकंड एग्जांपल देता हूँ, कॉस्ट वैल्यू जो है वो 10,000 है, मार्केट वैल्यू जो है 5,000 है, तो दोनों में से कम वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, 5,000 मार्केट वैल्यू जो है वो, तो आप 5,000 मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे। तो एक प्रिंसिपल आप याद रखो, दोनों जो वैल्यू है आप कंपेयर करो, दोनों में से जो कम वैल्यू हो वो आपको कंसिडर करनी है। कॉस्ट वैल्यू कम हो तो कॉस्ट वैल्यू कंसिडर करो मार्केट वैल्यू से, अगर मार्केट वैल्यू कम हो तो वो कंसिडर करो। सेकेंड थिंग, जिन केस में, जितने भी केस में आप कॉस्ट वैल्यू जो है वो कंसिडर करोगे तब जो है स्टॉक में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट वैल्यू 10,000 है, मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो आप 10,000 कंसिडर करोगे, तो 10,000 कंसिडर करने में आपको स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वही कॉस्ट वैल्यू थी, वही हमने कंसिडर की, तो स्टॉक में अभी कोई आप प्लस या माइनस कुछ भी नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, प्लस तो नहीं करोगे, माइनस नहीं करोगे,
प्लस का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, माइनस नहीं करोगे क्योंकि हम लेस वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। जितने भी केस में आप स्टॉक वैल्यू कंसिडर करोगे उतने केस में कुछ भी माइनस नहीं होगा स्टॉक में। सेकेंड थिंग, अगर सपोज मार्केट वैल्यू आपने कंसिडर की, कॉस्ट प्राइस है 20,000, मार्केट वैल्यू हो गई 10,000, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कम हो गई तो आप वो कंसिडर करोगे। तो जिन जिन केस में आप मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे तब उतनी अमाउंट, यानी कि कॉस्ट वैल्यू थी 20,000 हो गई अब 10,000 मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो 10,000 आपको कम करना पड़ेगा। तो जिन जिन केस में आप मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हो तो वो डिफरेंस की अमाउंट आपको स्टॉक की वैल्यू में से माइनस करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में से जो कम वैल्यू है वो आप कंसिडर करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर कॉस्ट वैल्यू सिलेक्ट होती है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं देनी है, उतनी ही वैल्यू तो रहेगी। सेकंड थिंग, जो कॉस्ट वैल्यू अगर कंसिडर होती है तो इफेक्ट नहीं देंगे। अगर मार्केट वैल्यू कंसिडर होती है तो जितना गैप रहेगा उतना आप रिड्यूस करोगे, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू 20,000 है, मार्केट वैल्यू 10,000, तो 10,000 का गैप रहेगा तो उतना आप कॉस्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से रिड्यूस कर दोगे। ये आपको एक ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। देख लेते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, वॉज 2,25,000। ध्यान से देखना, 2,25,000 टोटल है, उसमें से आउट ऑफ विच स्टॉक कॉस्टिंग 50,000, उसमें से 50,000 का स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 50,000 इज हैविंग द मार्केट वैल्यू 65,000। अब यहाँ पे देखना, कॉस्ट वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू 65, तो आप कंसिडर कौन सी करोगे, कम जो वैल्यू है वो, कॉस्ट प्राइस 50,000। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर रहा हूँ इसलिए कोई भी प्लस माइनस नहीं, यानी कि माइनस नहीं करूँगा, प्लस तो नहीं करूँगा, माइनस नहीं करूँगा कुछ भी, ठीक है, 50,000 ही कंसिडर करूँगा, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा अभी स्टॉक में से। सेकेंड थिंग, उसके आगे क्या दिया गया है, स्टॉक कॉस्टिंग 20,000 का एक कॉस्ट है, इज हैविंग द मार्केट वैल्यू ऑफ 10,000। अब यहाँ पे आप देखो, कॉस्ट प्राइस 20,000, मार्केट वैल्यू 10,000, तो हम दोनों में से कम कौन सी है, 10,000 मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू कंसिडर करोगे। जितने केस में आप मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हो उतने केस में जो डिफरेंस की वैल्यू रहेगी, यानी कि यहाँ पे 20,000 और 10,000 डिफरेंस आ गया 10,000, तो 10,000 जो है आप स्टॉक में से माइनस करोगे, ठीक है। तो ये दूसरे केस में मुझे 10,000 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो एक तो बात तय हो गई कि क्लोजिंग स्टॉक में से 10,000 मुझे जो माइनस करने पड़ेंगे। उसके आगे क्या कहा गया है, रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर्स द रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 20,000। जितने भी रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आप करोगे, ठीक है, वो भी आपको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें अभी रिपेयरिंग एक्सपेंस जो है वो हमको उसकी इफेक्ट देनी है। तो वो इसका जो प्रॉपर कैलकुलेशन है वो भी हम देखेंगे। चेंज इन स्टॉक का जो कैलकुलेशन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, इसके लिए हम नोट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो नोट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद एडजस्टेड परचेज जो P&L अकाउंट में हम लिखते हैं, सॉरी एडजस्टेड परचेज नहीं, चेंज इन स्टॉक जब हम P&L अकाउंट में लिखेंगे तो उसकी नोट प्रिपेयर करके एक सिस्टमेटिक मैनर में उसकी इफेक्ट देंगे। तो उसका भी देखेंगे, रिमेनिंग स्टॉक जो रिपेयरिंग एक्सपेंस है उसके भी क्या इफेक्ट आती है वो भी देखेंगे। देन आफ्टर मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एट 4,20,000, इसका अमाउंट ही दे दिया गया है तो प्रॉफिट में से इतना टैक्स है जो माइनस करेंगे। और दूसरी इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी, प्रोवाइड 10% बैड डेट एंड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। ये जो बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व है, यानी कि बैड डेट 10% और बैड डेट रिजर्व 5%, ये दोनों की इफेक्ट, एक इफेक्ट हम देंगे डेटर्स में और दूसरी इफेक्ट देंगे P&L अकाउंट में, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 5% ऑन अदर टेंजिबल असेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, उसके अलावा जितनी भी टेंजिबल असेट्स रहेंगी उस पर 5% डेप हम प्रोवाइड करेंगे। एक इफेक्ट हम देंगे उसकी असेट्स में और दूसरी इफेक्ट देंगे P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन के रूप में। फिफ्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यहाँ पे कहा गया है क्लियरली, अगर नहीं भी कहते तो भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करते। रिजर्व एंड सरप्लस में जो नोट हम प्रिपेयर करते उसके P&L अकाउंट में मैं डिडक्शन में लिख देता प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ताकि वो राइट ऑफ हो जाए। उसके बाद सिक्स्थ एडजस्टमेंट, ₹50,000 इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम द करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये भी जब आप रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करोगे उसमें डिडक्शन में 50,000 लिखोगे P&L अकाउंट में, और जनरल रिजर्व का जो अमाउंट रहेगा उसमें आप एडिशन में लिखोगे। इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा है, आप 1 से 1.5 पेज की बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करके रख दो उसका फॉर्मेट, फिर आप नोट प्रिपेयर करो और जो भी इन्फॉर्मेशन आए
उसके बाद वो यहाँ पे आप लिखो, जिन भी केस में आपको लगे कि नोट प्रिपेयर करनी पड़ेगी वो आप यहाँ पे ब्लैंक रखो और पहले आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, उसके बाद उसकी एंट्री जो है यहाँ पे दोगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड जो हम लिखेंगे उसमें ए पॉइंट लिखेंगे शेयर कैपिटल। उसके लिए आप देख सकते हो नोट की कॉलम में मैंने 1 लिखा है, यानी कि उसके लिए नोट नंबर 1 मैंने प्रिपेयर की है। सो फटाफट देख लेते हैं नोट नंबर 1 में मैंने क्या मेंशन किया है। उसमें 2 चीज़ें आएंगी नोट नंबर 1 इश्यूड पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल, उसका हेडिंग रहेगा। देन इक्विटीज शेयर कैपिटल जो 51 लाख रुपीज़ की ट्रायल बैलेंस में दी गई है, और उसमें मैं प्लस करूँगा जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया गया है। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज़ 30,000, ये दोनों प्लस होंगे। सो टोटल आपको मिल जाएंगे 51,30,000। ये जो टोटल है वो आप लिखोगे बैलेंस शीट में 51,30,000, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की अगर आप देख सकते हो तो नोट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट नंबर 2 जो है उसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं वो देख लेते हैं। नोट नंबर 2, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहली पर्टिकुलर सी जो कॉलम है उसमें मैंने लिखा है जनरल रिजर्व, उसकी ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दी गई है 3,60,000, और एडजस्टमेंट में कहा गया है 50,000 आपको प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। सो एडिशन में आप लिखोगे 50,000, और यही 50,000 आप नीचे देखोगे लास्ट में P&L अकाउंट मैंने लिखा है उसकी डिडक्शन की कॉलम में लिखोगे। पहले मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा है, उसके नीचे लिखा है जनरल रिजर्व 50,000, यानी कि प्रॉफिट में से वो जनरल रिजर्व का 50,000 जो है वो माइनस होगा, और यहाँ पे जनरल रिजर्व की कॉलम में वो ऐड होगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो दी गई है 50,000, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। अदरवाइज जो परसेंटेज दिए होते अगर कि 5% प्रॉफिट के 5% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो तो अभी ये अमाउंट नहीं मिलती। मैं पहले P&L अकाउंट क्लोज करता, उसका प्रॉफिट जो है एडिशन में P&L अकाउंट में एडिशन में आप देख सकते हो 6,52,500 ये प्रॉफिट मुझे मिलता, फिर वो प्रॉफिट के मैं परसेंटेज कर पाता। लेकिन यहाँ पे अमाउंट दी गई है इसलिए अभी आप ये 50,000 लिख सकते हो जनरल रिजर्व की एडिशन की कॉलम में और P&L अकाउंट की डिडक्शन की कॉलम में, ठीक है। उसके बाद देखें तो सिक्योरिटी रिजर्व दिया गया है, उसमें कोई एडिशन डिडक्शन नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस 54,000 है और लास्ट में क्लोजिंग भी 54 हो जाएगी। कैपिटल रिजर्व जो है 1,65,000, उसमें कोई भी एडिशन डिडक्शन नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी उतनी ही हो जाएगी। P&L अकाउंट जो है उसका ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 2,40,000। ये एडिशन वाला जो प्रॉफिट है वो आप करंट ईयर का P&L अकाउंट क्लोज करोगे तभी आपको मिलेगा। डिडक्शन में आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अभी लिख सकते हो क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में एज इट इज़ दिए गए हैं 45,000, और जनरल रिजर्व जो 50,000 है, ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट अभी आपको नहीं मिलेगा, तो जनरल रिजर्व की नोट जो है यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे, और फर्दर इन्फॉर्मेशन जब आप मिलेगी तब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट है तब आप क्लोज करोगे, वो लास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है। बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन उसके बाद अगर हम देखें सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसमें ए पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके लिए मैंने नोट नंबर 3 प्रिपेयर की है। सो नोट नंबर 3 हम देख लेते हैं। नोट नंबर 3 में 2 चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है उसमें 3 नहीं बट 2 चीज़ें, नोट नंबर 3 रहेगी उसमें 2 चीज़ें आएंगी। एक रहेगा 10% डिबेंचर जो 6 लाख के दिए गए हैं, और दूसरा रहेगा पब्लिक डिपॉजिट 1,80,000 के। ये दोनों आप टोटल कर दोगे तो 7,80,000 मिल जाएगा। यही 7,80,000 जो है आपको बैलेंस शीट में लिखने हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में 7,80,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में आप आ जाओगे, उसमें जो थर्ड पॉइंट है करंट लायबिलिटी, उसमें ए पॉइंट दिया गया है ट्रेड पेबल्स। उसके लिए नोट नंबर 4 मैंने प्रिपेयर की है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें आती है, क्रेडिटर्स भी उसमें आते हैं और बिल्स पेबल्स जो है वो भी उसमें आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स 9 लाख रुपीज़, बिल्स पेबल्स जो है वो 60,000 फोर्थ नोट के लिए ट्रेड पेबल्स की, टोटल हो जाएंगे 9,60,000। यही 9,60,000 जो है आप लिख दोगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 9,60,000, नोट नंबर में आप लिखोगे 4। उसके बाद देख लेते हैं बी पॉइंट अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ जो है उसमें आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ओके, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है 30,000, वो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, मैंने तो कहा था कि ट्रायल बैलेंस में जो दिया गया है उसको आप सिर्फ बैलेंस शीट उसको आप सिर्फ P&L अकाउंट में ही लिखोगे, लेकिन उसका एक रीज़न है।
आप देखो, आपको इंटरेस्ट दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन वो कितना इंटरेस्ट है वो आपने ध्यान से देखा? हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, टोटल इंटरेस्ट होना कितना चाहिए? आप डिबेंचर, क्रेडिट साइड डिबेंचर देखो, 10% डिबेंचर्स दिए गए हैं 6 लाख के। अब 6 लाख का आप ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10% के बेस पे, तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 60,000 इंटरेस्ट हो गया, तो 60,000 हमको पे करना चाहिए, लेकिन पे किया कितना है? यहाँ पे डेबिट साइड आप देखो, फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, यानी कि पे करना था 60,000, पे किया कितना? आपने पे कितना किया? 30,000। ये 30,000 जो है पे किए हैं, उसकी एक ही इफेक्ट आएगी पीएनएल अकाउंट में, लेकिन अभी जो 30,000, टोटल तो 60,000 पे करने थे, अभी भी जो 30,000 पे करने बाकी है उसकी 2 इफेक्ट आएगी। ये क्या हो गया? हिडन एडजस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट अपने, अगर आपने देखा कि इंटरेस्ट दिया हुआ है 30,000, यानी कि बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर देखना है जितना पे करना था उतना किया है या कम पे किया है। अगर कम पे किया हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो आपको आउटस्टैंडिंग जो है उसकी इफेक्ट भी देनी पड़ेगी। ये हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, सो अभी भी जो 30,000 बाकी है हिडन एडजस्टमेंट के, उसकी 2 इफेक्ट आएगी। एक तो बैलेंस शीट में जैसे कि आपने देखा वहाँ पे लिखेंगे, और दूसरी इफेक्ट जो हम फिनेंस कॉस्ट में डिबेंचर का इंटरेस्ट लिखेंगे, उसमें पीएनएल अकाउंट में 30,000 एक ट्रायल बैलेंस के और आउटस्टैंडिंग के 30,000, ये टोटल 60,000 पीएनएल अकाउंट में आएंगे, और 30,000 जो है वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएंगे, जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब भी दिया गया हो तब आपको माइंड एक्टिव रखना है और ये चेक कर लेना है कि जितना पे किया था उतना किया है या नहीं किया। अगर समझो कि कोई भी इंटरेस्ट ही पे नहीं किया होता तो 60,000 जो टोटल आउटस्टैंडिंग रहता उसकी 2 इफेक्ट आती, बैलेंस शीट में 60,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे 30 पे हो गया, इसलिए 30 की जो इफेक्ट है ट्रायल बैलेंस वाली वो सिर्फ पीएनएल में आएगी, और रिमेनिंग जो है 30,000 उसकी 2 इफेक्ट आएगी, बैलेंस शीट में और पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000, ये आपको पता चल गया कहाँ से आ गए। उसके बाद सी पॉइंट लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके लिए मैंने नोट नंबर 5 प्रिपेयर की है, सो वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट नंबर 5, उसमें 2 चीज़ें आएंगी, प्रोविडेंट फंड जो दिया गया है ट्रायल बैलेंस में 2,10,000 रुपये, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 4,20,000। तो ये दोनों चीज़ें आप प्लस कर दोगे तो 6,30,000। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसकी इफेक्ट हम पीएनएल अकाउंट में भी देंगे, जो प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे वो। ठीक है, तो उसकी सेकंड इफेक्ट वहाँ पे आएगी। अभी ये देख लेते हैं, अगर आप चाहो तो एक साथ भी सारी नोट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो और 2-2 इफेक्ट दे के आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उस रिस्पेक्टिव जगह पे लिख भी सकते हो, ताकि आपको जो है बाद में कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम लिखेंगे सी पॉइंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन 5th नोट, और टोटल आ जाएगा 6,30,000। अभी आपको इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल नहीं मिलेगा क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस की नोट हमने कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, तो टोटल एज इट इज़ आप यहाँ पे टोटल सिर्फ लिखोगे, लेकिन टोटल की अमाउंट नहीं लिखोगे। ठीक है, वो अभी हम बाकी ये जो 89,56,500 है वो अभी हमको नहीं मिलेंगे। असेट्स में आ जाते हैं, फर्स्ट आएगा नॉन करंट असेट्स, उसमें सब पॉइंट है फिक्स्ड असेट्स, और फिक्स्ड असेट्स में 2 पार्ट रहेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स जो है उसके लिए मैंने नोट नंबर 6 प्रिपेयर की है। असेट्स वाली जो नोट रहती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन और वो सब होता है, तो वो हम ध्यान से देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स का नाम आएगा जो आइटम्स में हम लिखते हैं, वहाँ पे मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्स्ट में वो लिखूंगा। फिर ओपनिंग बैलेंस में 36 लाख आएंगे, एडिशन और डिडक्शन कुछ भी नहीं है, सो क्लोजिंग बैलेंस भी 36 लाख हो जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस पे आपको डेप्रिसिएशन जो है वो काउंट करना है, 10% डेप्रिसिएशन काउंट करना है, ऐसा एडजस्टमेंट में कहा गया है। ठीक है, तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन की कॉलम में 36 लाख के 10% 3,60,000, और क्लोजिंग बैलेंस जो है 36 लैक्स, उसमें से 3,60,000 आप माइनस करो तो नेट ब्लॉक और रिटर्न डाउन वैल्यू आपको मिल जाएगी 32,40,000। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, ओपनिंग बैलेंस 30,000, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, सो क्लोजिंग भी 30 हो जाएगा। और उसमें कहा गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% और रिमेनिंग जितनी भी
टेंजिबल असेट्स है उसमें 5% डेप्रिसिएशन आपको काउंट करना है। सो 30 लाख के 5% आप करोगे तो 1,50,000 आ जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस 30 माइनस डेप्रिसिएशन 150, सो नेट ब्लॉक वैल्यू आ जाएगी 28,50,000। फिर फर्नीचर है 6 लाख, ओपनिंग बैलेंस एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, 6 लाख क्लोजिंग हो जाएगी। 6 लाख के 5% 30,000, 6 लाख में से 30,000 माइनस करो तो 5,70,000 आपको नेट ब्लॉक वैल्यू मिल जाएगी फर्नीचर के लिए। फिर आप नेट ब्लॉक की कॉलम का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगी 66,60,000। यही 66,60,000 जो है वो आप बैलेंस शीट में लिखोगे, और जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है तीनों टेंजिबल असेट्स का वो आप डेप्रिसिएशन की जब नोट प्रिपेयर करो उसमें लिखोगे। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं टेंजिबल असेट्स के लिए 6 नोट और अमाउंट आ जाएगी 66,60,000। उसके बाद बी पॉइंट आएगा इंटेंजिबल असेट्स, जिसके लिए एक चीज़ हमको दी गई है गुडविल, वो हम लिख देंगे 4,20,000। नोट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी पॉइंट, मेन जो बी पॉइंट है वो आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं 15,000 के, वो लिख देंगे, उसमें भी नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे। सेकंड मेन पॉइंट है करंट असेट्स का, उसमें फर्स्ट लिखेंगे हम इन्वेंटरीज, जो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक हम जो फाइंड आउट करेंगे इन्वेंटरीज का वो हम लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैं आपको जो है वो चेंज इन स्टॉक वाली जो नोट्स है वो दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी एडजस्टमेंट में प्राइस दी गई है 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 उसमें एडजस्टमेंट में प्राइस दी गई है, लेकिन जो वैल्यू मैंने कहा था कि जो कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम हो वो हम जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं नोट नंबर 8 में, तो आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी। आप पूरी नोट मत देखना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक देखना अभी वैल्यू के लिए। चेंजिंग स्टॉक जो है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाने के लिए मैं नोट आपको दिखा रहा हूँ। उसमें आप देखो लेस मैंने किया है क्लोजिंग स्टॉक। अब उसकी वैल्यू कैसे डिराइव हुई, उसकी वैल्यू एडजस्टमेंट में दी गई है 2,25,000। ठीक है, 2,25,000, और उसमें जो एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में 50,000 का स्टॉक हो जाता है 65 का, तो वो मैं इंक्रीमेंट कंसिडर नहीं करूँगा, यानी कि कॉस्ट वैल्यू जो 50,000 है लेस वैल्यू वही मैं कंसिडर करूँगा। कॉस्ट वैल्यू कंसिडर करूँगा तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड उसमें दिया गया है कॉस्ट वैल्यू जो 20,000 थी वो स्टॉक हो गया अब मार्केट वैल्यू 10,000। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट वैल्यू कंसिडर होती है क्योंकि वो कम है, इसलिए मैं वो डिफरेंस 10,000 यहाँ पे माइनस करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद कहा गया है कि 20,000 का जो स्टॉक है उसमें रिपेयर एक्सपेंसेस जो है हमको करने पड़ रहे हैं, तो वो 20,000 के एक्सपेंस जो रहेंगे रिपेयर एक्सपेंस वो आप यहाँ से माइनस करोगे। ठीक है, सो 2,20,000 में से 10,000 और 20,000 ये दोनों यानी कि टोटल 30,000 माइनस होंगे, इसलिए 1,95,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रहेगी। इस तरीके से ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आप बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज जो है उसमें लिखोगे 1,00,000। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंटरीज 1,95,000। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो 2,25,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 20,000। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो है उसके लिए मैंने नोट नंबर 7 जो है वो प्रिपेयर की है। नोट नंबर 7 जो मैंने प्रिपेयर की उसमें मैं जो एडजस्टमेंट का बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व है वो मैं डेटर्स में से माइनस करूँगा। ठीक है, सो सन्ड्री डेटर्स मैंने ये ट्रेड रिसीवेबल की नोट्स में लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स 15 लाख में से पहले आप बैड डेट, जब भी आपको बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व दोनों दी गई हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैड डेट जो है वो माइनस करनी है। सो बैड डेट आ जाएगी 10%, 15 लाख के 10% 1,50,000। उसके बाद आपको मिलेगी अमाउंट 13,50,000। ठीक है, 13,50,000 पे 5% बैड डेट रिजर्व, तो 13,50,000 के 5% हो जाएंगे 67,500। वो माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आपको अमाउंट मिल जाएगी 12,82,500। और एक बिल्स रिसीवेबल भी दिए गए हैं 90,000 के, वो भी आ जाएंगे और टोटल हो जाएगा 13,72,500। ये 13,72,500 जो है वो आप बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल जो है उसमें लिखोगे, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल में 13,72,500। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए गए हैं 1,44,000 के। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस में हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी ट्रायल बैलेंस में,
एडवांस इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने कहा था कि वो करंट असेट्स में आएंगे 1,50,000, ठीक है। असेट्स का चाहो तो आप टोटल कर सकते हो 89,56,500, अगर बाकी रखना चाहो बाद में करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। P&L अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द प्रतीक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ओके, तो आप सम सोल्व कैसे करोगे? पहले आप एक से डेट पेज का बैलेंस शीट छोड़ दो, फिर एक से डेट पेज का P&L अकाउंट भी चाहे तो उतनी जगह, और सिर्फ एक पेज का अगर आप छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नोट्स में जो वैल्यू आए वो आप यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में लिखते जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो वो आप पहले लिख दो, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट सोल्व करो, हिडन एडजस्टमेंट वो भी सोल्व करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ मैं लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल्स की वैल्यू दी गई है ट्रायल बैलेंस में 55,50,000। सेकंड आएगा जो सन्ड्री इनकम दी गई है अदर इनकम्स में 27,000। इन दोनों का टोटल करेंगे तो मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू 55,77,000। उसके बाद एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, उसमें ए पॉइंट है परचेजेस, वो एज इट इज़ लिख देंगे 27,000। अब चेंज इन स्टॉक में जैसे कि मैंने कहा ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने नोट नंबर 8 प्रिपेयर की है, तो वो देख लेते हैं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो है उसमें पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, उसकी एक की इफेक्ट आएगी जो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं वही। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट आएगी, एक तो यहाँ पे P&L अकाउंट में वो उसको इंक्लूड करते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो बैलेंस शीट में हम इन्वेंटरीज में लिखते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 1,50,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू हमने डिराइव की है 1,95,000। सो 150 में से 195 आप माइनस करोगे तो -45,000 मिल जाएगी। कोई बात नहीं, आप P&L अकाउंट में वो इन ब्रैकेट लिखोगे ताकि पता चले कि वो माइनस है। जब भी आप एक्सपेंस का टोटल करो तो उसमें से उसमें से ये जो 45,000 है वो आप माइनस करोगे, ये टोटल एक्सपेंस में से माइनस हो गई, ये इतना एक्सपेंस आपको कम होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, उसके लिए नोट नंबर 9 देख लेते हैं। 2 चीज़ें उसमें आएगी, एक तो आएगा सैलरी, दूसरी जो चीज़ है वो आएगा कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो जो है वो हम एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सपेंस करते हैं। तो सैलरी है 180 की और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 18,000 का, ये टोटल हो जाएगा 1,98,000। ये 1,98,000 जो है वो हम P&L अकाउंट में लिखेंगे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में। उसके बाद फिनेंस कॉस्ट को ध्यान से देखें। फिनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट ये जो 30,000 है, ठीक है, वो जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं वो उसकी एक इफेक्ट यहाँ पे हमने दे दी, ठीक है। फिर वो हिडन एडजस्टमेंट वाले मैंने जैसे कहा था कि 60,000 पे करना था, 13 ही पे किया। सो रिमेनिंग 30 जो आउटस्टैंडिंग रहेंगे उसकी दूसरी इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दी, एक इफेक्ट हमने करंट लायबिलिटीज़ में दे दी थी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल करोगे तो आपको 60,000 रुपीज़ मिल जाएंगे फिनेंस कॉस्ट के। उसके बाद देख लेते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जो फिक्स्ड असेट्स की जो हमने टेंजिबल असेट्स की जो नोट प्रिपेयर की है उसमें आप डेप्रिसिएशन की कॉलम ये देखो, डेप्रिसिएशन की कॉलम में कितने हैं 5,40,000। ये लॉजिक कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे आप करंट ईयर के लिए फ्रेश डेप्रिसिएशन ही काउंट करते हो, यहाँ वहाँ पे ये लॉजिक काम आएगा, ठीक है। और जहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है वो सम में, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो ये लॉजिक आप काउंट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग के 360 डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी का 150 और फर्नीचर का 30,000। ये सारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप ये जो डेप्रिसिएशन की नोट है वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको फर्दर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 360, डेप्रिसिएशन मशीनरी 150 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 30, टोटल करोगे 5,40,000 आपको मिल जाएगा। ये 5,40,000 आप जो है बैलेंस शीट में लिख दोगे डेप्रिसिएशन के रूप में, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नोट नंबर 10 5,40,000, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंस का कैलकुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें बैड डेट वाला जो कैलकुलेशन रहेगा वो आपको ध्यान से देखना है। चलो वो भी देख लेते हैं। अदर एक्सपेंस वाला जो कैलकुलेशन है वो उसमें एक आएगा ऑफिस एक्सपेंस जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 2,40,000। ऑडिट फीस जो है 75,000 की वो आएगी। डायरेक्टर्स फीस 4,50,000 की आएगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे आपको लिखने हैं 48,000 के। फिर ध्यान से देखना बेड डेट के लिए। बेड डेट में जैसे कि मैंने कहा था
ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड आपको बैड डेट रिजर्व दिया गया है वही आपके लिए प्लस बैलेंस है, रिजर्व आपके पास है, उसके अलावा सारा आपका एक्सपेंस है। तो आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंस में से जितना आपका रिजर्व पड़ा हुआ है वो माइनस कर दो, यानी कि नेट एक्सपेंस बैड डेट के लिए आपको मिल जाएंगे और बैड डेट रिजर्व जो भी है उसके लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखो बैड डेट पहले मैंने क्या लिखा है, बैड डेट ट्रायल बैलेंस की जो है 45,000 वो आएगी। फिर बैड डेट एडजस्टमेंट की जो मैंने काउंट की थी 15 लाख के 10% वो आ जाएगी 1,50,000, वो भी मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट की है वो 13,50,000 के मैंने 5% किए थे, तो वो 67,500 आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें अभी करंट ईयर के लिए आपके लिए एक्सपेंसेस है। बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट के लिए है वो भी करंट ईयर के लिए आपका एक्सपेंस ही है, नेक्स्ट ईयर में वो आपको एज ए रिजर्व आप ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट में तो उतना माइनस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके एक्सपेंस है। उसमें से अभी जो आपको क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में बैड डेट रिजर्व दिया गया है वो आपके लिए प्लस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आप अभी यहाँ से माइनस कर दो 24,000। तो नेट जो ये बैड डेट के लिए एक्सपेंसेस रहेगा वो करंट ईयर के लिए कितना रहेगा, 2,38,500। तो इस तरीके से आपको ये जो एडजस्टमेंट है वो सोल्व करना है। ठीक है, ये 4 चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ट्रायल बैलेंस का सिर्फ बैड डेट रिजर्व आप याद रखो, उसको आपको माइनस करना है, और बाकी की 3 चीज़ें जो रहेगी बैड डेट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस का, बैड डेट ट्रायल बैलेंस का, बैड डेट एडजस्टमेंट का और बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का, ये तीनों चीज़ें प्लस करो, उसमें से बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का माइनस करो। ठीक है, तो ऐसा आप सोल्व कर सकते हो। अमाउंट आ जाएगी 2,38,500, टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 10,51,500। ठीक है, अदर एक्सपेंस 10,51,500। ये 10,51,500 जो है वो हम PNL अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, PNL अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अदर एक्सपेंस नोट नंबर 11 10,51,500। फिर टोटल एक्सपेंस जो है वो आपको मिल जाएंगे 45,04,500। ठीक है, टोटल इनकम कितनी थी 55,77,000, उसमें से 45,04,500 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंस, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,72,500। एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें कहा गया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको अप्लाई करना है 4,20,000 का, अमाउंट ही दी गई है, तो परसेंटेज अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है अमाउंट लिख देंगे 4,20,000। इसकी दूसरी इफेक्ट अगर आपको याद हो तो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दे दी है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे एक इफेक्ट देंगे 4,20,000 की, वो माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा 6,52,500। ठीक है, अब अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,52,500 आप रिजर्व एंड सरप्लस की जो नोट है ना उसमें एडिशन की कॉलम में, प्रॉफिट की एडिशन की कॉलम में लिखोगे आप, देख लीजिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लास्ट में मैंने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें एडिशन की कॉलम में मैं लिखूंगा 6,52,500। ठीक है, फिर जो है आप प्रॉफिट और लॉस का टोटल करोगे तो ओपनिंग बैलेंस 240 प्लस 6,52,500 माइनस डिडक्शन की कॉलम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 45,000 जो है वो माइनस करोगे, और जनरल रिजर्व में 50,000 है, ये दोनों चीज़ें आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे। सो प्रॉफिट की कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7,97,500। ठीक है, जनरल रिजर्व की कॉलम का टोटल होगा 4,10,000, सिक्योरिटी का टोटल होगा 54, कैपिटल का 165, कैपिटल रिजर्व का 165 और PNL का 7,97,500। टोटल आ जाएगा 14,26,500 रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, ये 14,27,500 आप बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस की जो एंट्री है उसमें लिखोगे नोट नंबर 2 करके 14,26,500। अब आप इक्विटीज और लायबिलिटीज़ का टोटल कर पाओगे 89,56,500, और असेट साइड का भी टोटल 89,56,000। ओके, 89,56,500। इस तरीके से बैलेंस शीट का भी टोटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो नोट्स है आप देख सकते हो, सारी जो हमने इंफॉर्मेशन जो है एडजस्टमेंट हमने सोल्व किए वो सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट और क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।